Hello friends, welcome back to our channel. It's Narendra Sharma. Now let's start our topic. That is our next topic is gravitation. अब next topic करते हैं. That is आपके पास है gravitation. अब gravitation का means मैं क्या बताऊं भाई? Gravitation क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई, अगर आप क्या करते हो किसी भी हाइट से उसको ड्रॉप करते हो तो अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होती है. कहने का मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बिटवीन द अर्थ के बीच में, मतलब एक अर्थ का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है. तो यही है हमारे पास क्या, ग्रेविटेशन. ठीक है. अब ग्रेविटेशन को करने से पहले मैं आपके पास एक थ्योरेटिकल बताता हूँ. क्या भाई, कि सबसे पहले एक टोल्मी आया. तो टोल्मी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन जिसको बोलते हैं, दैट इज क्या, कि थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन. कि प्लैनेटरी मोशन जो है उसमें थ्योरी बताई गई. तो फर्स्ट सबसे पहले जो आया तो वो टोल्मी आया. टोल्मी ने क्या बताया, टोल्मी. ठीक है. तो टोल्मी करीबन अबाउट बात करूं तो भाई 2000 ईयर एगो की बात करता हूं, 2000 साल पहले की बात करता हूं, 2000 ईयर एगो. तो उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि जो हमारा जो हम बता रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेटरी मोशन है, वो क्या बताया, उसने ये बताया दैट इज इट इज द जियोसेंट्रिक. तो इसने क्या बताया, दैट जियोसेंट्रिक, मतलब जियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ प्लैनेट. तो टोल्मी ने क्या बताया, टोल्मी ने बताया कि जियोसेंट्रिक मतलब ये है, कहने का मतलब उसने ये कहा कि अर्थ है वो एक जगह सिचुएट है और बाकी जो प्लेनेट है वो सारे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं. तो मतलब सबसे पहले जो ये टोल्मी ने यही बताया था कि जो अर्थ है वो एक जगह सिचुएट है. मतलब जैसे हम अब हमें क्या पता है कि हमें पता है कि सन जो है वो एक जगह सिचुएट है. बट टोल्मी ने क्या बताया, टोल्मी ने ये बताया, जो सबसे पहला जो हमारे पास एजम्पशन बताया था वो ये बताया था कि जो अर्थ है वो एक जगह कंसंट्रेट है, मतलब एक जगह सिचुएट है, और उसके बाकी अराउंड में जो आपके पास जो भी स्टार्स होते हैं, प्लेनेट होते हैं, जो भी है वो सारे रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद आपके पास क्या हुआ, अब उसके बाद की बात करता हूं तो भाई उसके बाद हमारे पास आया आर्यभट्ट, जो हमारे इंडिया का था, जो क्या आया, आर्यभट्टा. आर्यभट्टा इन 4980 डी में, 498 एडी में. कहने का मतलब मैं बात करूं 498 में जो ईसा पूर्व, उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि भाई जो सन है ना वो एक जगह सिचुएट है. बट उसने ये नहीं कहा कि सन एक जगह सिचुएट है, उसने ये कहा कि जो अर्थ है ना वो रिवॉल्व अराउंड कर रही है, अर्थ सिचुएट नहीं है. बट उसकी फिलॉसफी को गलत बता दिया गया, मतलब उसकी फिलॉसफी को किसी ने सुना नहीं. फिर उसके बाद एक लास्ट हमारे पास आया, दैट इज कोपरनिकस. कौन आया भाई, कोपरनिकस, जिसकी हम थ्योरी को फॉलो करते हैं. तो कोपरनिकस ने अराउंड मतलब आर्यभट्टा के 500 साल बाद, आफ्टर 500 साल बाद जब आर्यभट्टा ने कोई स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद कोपरनिकस ने अपनी कुछ थ्योरी निकाली. तो उसने क्या बताया, उसने बताया क्या, कि सन इज सिचुएटेड एट इट्स एक्सिस, कि सन है वो एक जगह सिचुएट है, एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस. मतलब जो बाकी जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं. तो ये आपके पास थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन बताया. क्या भाई, सबसे पहले टोल्मी आया, उसने बताया कि जियोसेंट्रिक होता है. जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ इज सेंटर, कि अर्थ है वो आपके पास क्या है, सेंटर की मतलब तौर पे काम करेगा. बट जब कोपरनिकस आया तो कोपरनिकस ने ये दिया दैट इज इट इज द हेलियोसेंट्रिक. हेलियोसेंट्रिक का मतलब कि जो सन है वो आपके पास क्या है, अब सेंटर है, कि सन है वो सेंटर है और सन एक जगह सिचुएट रहेगा. उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जो भी आपके पास प्लैनेट रहेगा वो हमेशा रिवॉल्व करते रहेंगे. ठीक है. तो ये आपके पास दूसरी स्टेटमेंट बताई. अब आपके पास करते हैं भाई इसी थ्योरी ऑफ प्लैनेटरी मोशन को आगे पढ़ते हुए, जैसे कि अब एक साइंटिस्ट है दैट इज केपलर. तो केपलर ने क्या ला दिए, अब उनके बारे में पढ़ते हैं. अब आपके पास है केपलर लॉ. अब केपलर ने भाई 3 लॉ बताए. तो अब अगर प्लैनेटरी मोशन की मैं बात करता हूं तो केपलर्स लॉ के बारे में बहुत पढ़ना जरूरी होता है. तो केपलर्स लॉ ने 3 लॉ बताए. तो फर्स्ट लॉ की बात करता हूं जिसको बोला जाता है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट. फर्स्ट लॉ की बात करूं तो लॉ ऑफ ऑर्बिट. लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब, जैसे मैं केपलर के फर्स्ट लॉ की बात करूं तो लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब जैसे मैं क्लियर हो रहा है यहां से कि आपके पास जो भी आपके पास मतलब जो प्लैनेट रहेगा वो अपने ओन एक्सिस पे घूमेगा. कहने का मतलब मैं क्या हूं कि sun is the focus of all the planets. कि सन है वो आपके पास फोकस रहेगा, एंड remains planets revolves around
द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। कहने का मतलब भाई, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं क्या भाई, कि अगर मैं आपके पास किसी उसकी बात करता हूं, जैसे मैं किसी ट्रैक की बात करता हूं जहां पे क्या आपके पास कोई भी अगर जैसे जो हमारे पास ये होते हैं जो मतलब जो दौड़ते हैं प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं 3 प्लेयरों को दौड़ाता हूं, तो फर्स्ट का ट्रैक ये रहेगा, सेकंड का ये रहेगा, थर्ड का ये रहेगा। अब मैं ये ट्रैक अगर मैंने दे दिए तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो इसी ट्रैक में दौड़ेगा, वो ये नहीं कि सेकंड में एंटर कर जाएगा, इसी ट्रैक को कंप्लीट करेगा, सेकंड इसी ट्रैक को कंप्लीट करेगा, थर्ड इसी ट्रैक को कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर आपके पास प्लेनेट है वो अपने ही एक्सिस पे घूमेगा और अपने ही एक्सिस का मतलब वो रिवॉल्व अराउंड करेगा, किसको मान के, कि सन को फोकस मान के। कहने का मतलब क्या बताया लॉ ऑफ ऑर्बिट में, कि सन इज फोकस ऑफ ऑल द प्लेनेट, कि सन जो है वो फोकस रहेगा सभी प्लैनेट्स का, एंड रिमेन प्लैनेट्स जो भी बाकी प्लैनेट बच गए रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वो अराउंड द सन घूमते रहेंगे ऑन इट्स ओन एक्सिस, वो मतलब अपने ही दूरी पे घूमते रहेंगे। फॉर एग्जांपल भाई जैसे अर्थ की बात करूं, अर्थ घूमता है, अब 365 डेज में अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। अब अगर वहीं पे मून की बात करता हूं तो वो आपके पास अपने एक्सिस पे घूम रहा है। अब मून क्या करता है, मून अपने एक्सिस पे घूम रहा है, सैटर्न अपने एक्सिस पे घूम रहा है, और आपके पास मतलब ये थोड़ा है कि आपके पास मतलब अर्थ का ऑर्बिट काट के वो मून के ऑर्बिट में आ गया, नहीं, आपके पास तो क्लैश हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब वो अपने ही एक्सिस पे घूम रहे होते हैं। सेकंड आपके पास लॉ बताया, दैट इज सेकंड लॉ का नाम दिया, सेकंड लॉ, कैपिटल सेकंड लॉ, जिसको बोला गया भाई लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरिया का मतलब एरिया से कंफर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं आपके पास कोई भी अगर ये आपके पास मान लेते हैं किसी भी, जहां पे ये सन मान लिया, सपोज कर लेता हूं यहां से ये आपके पास एक P1 सिचुएशन मान ली और ये आपके पास एक P2 सिचुएशन मान ली, यहां से ये एक P3 मान ली और ये आपके पास एक P4 मान ली, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब लॉ ऑफ एरिया में ये बताया द एरिया स्वेप्ट बाय द, अभी P1 और P2 ये क्या है भाई आपके पास, ये आपके पास है अर्थ की सिचुएशन, ये क्या है आपके पास अर्थ की सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि द एरिया स्वेप्ट, यहां पे लिख देता हूं, द एरिया स्वेप्ट बाय अर्थ, जो एरिया स्वेप्ट रहेगा बाय द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल, जो एरिया स्वेप्ट रहेगा बाय द अर्थ वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सन, विद रिस्पेक्ट टू सन, कि सन के रिस्पेक्ट में जो एरिया स्वेप्ट करेगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। कहने का मतलब भाई मैं कहूं कि ये जो एरिया स्वेप्ट करेगा अर्थ का हिस्सा वही एरिया इसके बराबर रहेगा। कहने का मतलब कि आपके पास द एरिया स्वेप्ट बाय द अर्थ, जो एरिया स्वेप्ट रहेगा बाय द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल टू द एरिया स्वेप्ट बाय द सेकंड पार्ट, जो आपके पास सेकंड पार्ट रहेगा उसके बराबर आपके पास रहेगा। कब, जब भाई आपके पास सन क्या होगा किसी भी एक्सिस पे, कहने का मतलब सन जो है आपके पास क्या हो जाए, अगर सेंटर मान लिया जाए तो सेंटर सन के रिस्पेक्ट में जो एरिया स्वेप्ट रहेगा बाय द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल। अब यहां से मैं अगर आपको बताऊं तो दिस इज द सेमी मेजर एक्सिस भाई, जिसको मैं आर मान के चलता हूं, नेक्स्ट लॉ में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, जिसको आर बोलते हैं, ठीक है। और एक आपके पास टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड को जिसको मैं बोलता हूं ऑर्बिटल टाइम पीरियड। तो ये आपके पास सेकंड लॉ बताया जिसको बोला गया है कि लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया में क्या बताया कि जो एरिया स्वेप्ट रहेगा बाय द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू सन, की सन के रिस्पेक्ट में वो हमेशा बराबर रहेगा। एक चीज और इसी में ऐड करता हूं आपके पास, ये याद रखना कि जब आपके पास ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो यहां पे अर्थ की जो रोटेशन है, यहां पे इस पॉइंट पे अर्थ की रोटेशन हो जाती है भाई आपके पास, क्या बोलूं कि बहुत कम, मतलब स्लो हो जाती है। अर्थ की रोटेशन क्या हो जाएगी, स्लो, जिसको बोला जाता है भाई पेरिहेलियन, ठीक है। कि जहां पे ये आपके पास डिस्टेंस, जहां मतलब जहां पे आपके सेमी मेजर एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे अर्थ की रोटेशन हो जाती है स्लो, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है पेरिहेलियन। और यहां पे इस पे जो आपके पास ये डिस्टेंस कम होगी, तो इस डिस्टेंस पे कम होगी जब सन के बिल्कुल नजदीक होता है, तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है वो, तो वहां पे उसकी जो अर्थ रिवॉल्यूशन होता है वो हो जाता है कैसा, फास्ट, और इसको बोला जाता है भाई एपीरियन,
ठीक है, तो याद रखेंगे। तो प्रीहिलियन हो गया और आपके पास पेरिहिलियन हो गया और आपके पास एपिहिलियन हो गया। पेरिहिलियन की मतलब, पेरिहिलियन का मतलब जो आपके पास मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ गई, तो डिस्टेंस बढ़ गई सन के रिस्पेक्ट में, तो सन से और अर्थ की डिस्टेंस अगर बढ़ जाती है तो आपके पास अर्थ की जो रोटेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है, और सन और आपके पास अगर डिस्टेंस कम होगी तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ जिसको बोला गया भाई लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स का मतलब मैं क्या बताऊं कि लॉ ऑफ पीरियड्स का मतलब आपके पास ये हुआ कि मैं ये कह दूं कि जो आपके पास जो सेमी मेजर एक्सिस है इसका अगर मैं क्यूब कर देता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपके पास ऑर्बिटल टाइम पीरियड के बराबर आता है। कहने का मतलब कि ऑर्बिटल टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द क्यूब। कि आपके पास जो ऑर्बिटल टाइम पीरियड रहेगा, तो यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे द स्क्वायर of the orbital time period is directly proportional to the cube of semi major axis। क्या कह रहा है कि जो आपके पास ऑर्बिटल टाइम पीरियड रहेगा उसका स्क्वायर कर देता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द क्यूब। ठीक है, अगर यहां पे अगर एक तरह का लिखूं तो भाई टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब कर दूं तो आपके पास क्या बच जाएगा, कोई भी कांस्टेंट बच जाएगा। इस टर्म में भी लिख सकता हूं, या दूसरी टर्म की अगर मैं यहां पे बात करूं तो इस टी को स्क्वायर को नीचे ले आऊंगा तो आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर इज आल्सो ए, कोई भी आपके पास क्या बन गया, एक कांस्टेंट बन गया। अब यहीं से न्यूटन ने आपके पास ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था। यहीं से क्या किया था न्यूटन ने ग्रेविटेशन का डिस्कवर किया था कि हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर लॉ। पहले मैं ग्रेविटेशन के बारे में बताता हूं, उसके बाद उसके बताऊंगा कि उसने उसको कैसे गैस किया था। क्लियर है, ठीक है भाई। अभी तक हमने पढ़ा भाई क्या कि लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, की प्लैनेटरी मोशन में हमने क्या क्या पढ़ा है। अब बात करता हूं ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन की, अच्छा भाई एक चीज का थोड़ा सा वो करना है, एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। क्या कि मैंने एक बताया था आपके पास क्लोजेस्ट और उसके पास बताया था कि अगर ये सन है तो ये डिस्टेंस आपके पास सेमी मेजर एक्सिस होती है, तो जहां यहां पे जब सन होता है तो इसको बोला जाता है भाई पेरिहिलियन। क्या बोला जाता है भाई, पेरिहिलियन। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक करना भाई। और यहां पे जब अर्थ फास्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है भाई एपिहिलियन। ठीक है, तो इसको बेटा थोड़ा सा ठीक करना। ये लास्ट में जो था वो पॉइंट मैंने गलत लिख दिया था, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जहां पे अगर सन की डिस्टेंस अगर अर्थ के साथ में मतलब अर्थ की डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो आपके पास पेरिहिलियन, और सन की जब अर्थ की डिस्टेंस कम हो जाती है तो आपके पास हो जाता है एपिहिलियन। क्लियर है। अब ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होगा, ग्रेविटेशन आपके पास बताया इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, between any two bodies in the, कहां पे, यूनिवर्स में। कि यूनिवर्स में कोई भी दो चीजें आपस में कोई फोर्स लगा रही होती है, तो जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। क्लियर है। अब ग्रेविटेशन की दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं दूं आपके पास, तो ग्रेविटेशन की दूसरी स्टेटमेंट कैसे दे सकता हूं, तो ग्रेविटेशन की दूसरी स्टेटमेंट में बताया गया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो आपके पास दो मासेस होंगे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस विद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, तो क्या बताया उसने, ये कहा कि आपके पास अगर मैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेता हूं भाई, क्या लेता हूं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिए, सपोज कर लेता हूं ये दो कोई मासेस लिए, दैट इज m1 एंड m2, सपोज कर लेते हैं लेट m1 एंड m2 आर द टू मासेस विद ए सेपरेशन डिस्टेंस दैट इज r, एक सेपरेशन डिस्टेंस मान ली r। तो अब आपके पास क्या कह रहा है कि अब अगर यहां पे न्यूटन का, अगर अब न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूटन ने ये डिस्कवर किया कि दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। जो आपके पास मासेस होंगे दो भी ऑब्जेक्ट, जो आपके पास m1 m2, कि ये आपके पास इधर फोर्स लगाए और ये आपके पास इधर फोर्स लगाए, तो कहने का मतलब उसने क्या बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर द मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
एंड फोर्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो आपके पास डिस्टेंस ली है उसका इनवर्स स्क्वायर होता है, दैट इज सेकंड लॉ मान लिया। दोनों को कंबाइन किया तो आपके पास आया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। इसको यहां करता हूं भाई। अब आपके पास अगर मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बताता हूं देन F इज इक्वल टू में g कोई कांस्टेंट यूज किया जिसको बोला जाता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो ये आपके पास कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यूज किया g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो आपके पास ये बताया दैट F इज इक्वल टू में g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जो कि न्यूटन ने गैस किया, इसको न्यूटन ने क्या करा, इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अब ये तो आपके पास हो गया। अब इस g, ये आपके पास है भाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको देन आपके पास g इज इक्वल टू में g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर आपके पास ग्रेविटेशन, इसको बोला जाता है भाई ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू आपको निकालनी है देन g इज इक्वल टू में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज f r स्क्वायर अपॉन में ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएंगे, दैट इज m1 m2। देन आपके पास फोर्स की अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो आपके पास होता है न्यूटन, डिस्टेंस की बात करूंगा तो मीटर स्क्वायर, मासेस की बात करूंगा तो किलोग्राम इनटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो आपके पास SI यूनिट बन के आ गई, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, अब इस g की एक वैल्यू बताई गई भी कैलकुलेट करके, g की वैल्यू बताई गई दैट इज 6.67 into 10 raised to power minus का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक g की जो ग्रेविटेशन की वैल्यू बताई गई, जो किसी भी, अगर आपके पास यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा, दो ऑब्जेक्ट की, तो ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल 6.67 into 10 raised to power minus का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास जी आ गया। अब आपके पास अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और ग्रेविटेशन है, दोनों बराबर हो सकते हैं। कब? कि जब अगर मैं बात करूं कि इफ masses m1 and m2 taken as 1 किलोग्राम, कि दोनों masses को मैं क्या ले लूं, 1 किलोग्राम ले लूं, and the separation distance is also 1, then F is equal to में g m1 into m1 m2 करूंगा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, then F is equal to में g। तो कहने का मतलब कि the gravitation force is said to be equal to the force of attraction of two bodies when we taken the masses of 1 kilogram with their separation distance 1 unit। अगर 1 यूनिट के साथ में उनकी सेपरेशन डिस्टेंस और masses को भी अगर 1 किलोग्राम ले लेता हूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, that the force of attraction is always equal to the gravitation force के बराबर बन जाएगा। क्लियर है भाई? अच्छा, और ये आपके पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ये जो फोर्स है आपके पास क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है भाई, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो अपने नेचर में होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स जो आपके पास क्या है, ग्रेविटी। जो अब जैसे आपने पढ़ा होगा, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे, हमने अपने वीडियोस में भी प्रोवाइड कर रखा है, तो वहां पे हमने क्या बताया था, वहां पे 4 टाइप के फोर्स होते हैं। जो आपके पास ड्राइव फोर्स निकाले वो 4 फोर्स निकलते हैं, तो उसमें से वीकेस्ट फोर्स जो आपके पास होता है दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे आपके पास ये बताया दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, अब एक बात करते हैं कि न्यूटन ने ये गैस किया कि हाउ डिड न्यूटन गैस दिस लॉ, इस लॉ को उसने कैसे निकाला। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। उसने क्यूब क्यों नहीं किया, तो इसको निकालने के लिए आपको बताता हूं भाई कि हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसको मैं बोलूं कि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को कैसे गैस किया। चलो देखते हैं। अब बताएंगे भाई हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर लॉ। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटेशन फोर्स हमने पढ़ा दैट G इज इक्वल टू में F r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। एक बार इसका डायमेंशन फॉर्मूला और देख लेते हैं भाई। फोर्स का होता है डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2। ठीक है, डिस्टेंस की अगर बात करूं तो लेंथ में होती है दैट इज लेंथ का स्क्वायर अपॉन में मासेस होता है दैट इज m, मासेस के लिए लेता हूं दैट इज m का स्क्वायर। तो यहां से अगर कैलकुलेट करता हूं तो ये ऊपर जाएगा तो 1m से तो 1m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा m की पावर माइनस का 1। तो m की पावर माइनस का 1, L की अगर बात करता हूं तो आपके पास आ गया L क्यूब, और T की बात करता हूं दैट इज T की पावर माइनस का 2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के लिए आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज m-1 L क्यूब T-2। अब बताते हैं कि हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर
ला। अब न्यूटन ने कैसे गैस किया इनवर्स स्क्वायर ला, जो हम बार बार कर लेते हैं, दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये कैसे आया भाई, इसको बताते हैं। अब अगर सिंपल सी टर्म की मैं बात करूं तो हमें पता है क्या कि डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। और अगर यहीं पे मैं अर्थ के ऑर्बिट की अगर मैं बात करता हूं तो डिस्टेंस जो आपके पास अर्थ की आ जाएगी, वो अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं तो क्या आ जाएगी, दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू में स्पीड को मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, जो आपके पास अर्थ है वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, एंड t इज द ऑर्बिटल टाइम पीरियड। नाउ हियर 2 पाई इज द कांस्टेंट, आपके पास 2 पाई तो क्या है, एक कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको कांस्टेंट कर देता हूं भाई, देन आपके पास बच गया r इज इक्वल टू v इनटू में t। क्लियर है। अब क्या करता हूं भाई, अब यहाँ पे मेरे को पता है कि अगर मैं कर दूं कि मैंने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास केपलर का थर्ड लॉ था, केपलर का थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ क्या पढ़ा हुआ है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो ये पढ़ा है। अब स्क्वायर की टर्म में तो पहले मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू में वी स्क्वायर इनटू में टी का स्क्वायर। अब क्या करता हूं भाई, अब मैं यहाँ पे अगर इसको निकालूंगा तो आपके पास क्या कर लूं कि आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर, हमने पढ़ा हुआ है कोई भी कांस्टेंट होगा, तो अब इसी इक्वेशन का यूज करता हूं। देन अब स्क्वायर किया तो आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर लेके आता हूं, देन आर स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर इज इक्वल टू में वी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को करता हूं कि मल्टीप्लाई बाई आर एंड डिवाइड बाई आर। अब इसको आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करता हूं, देन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू में वी का स्क्वायर। यहाँ पे अगर करता हूं तो ये आपके पास आ गया आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर इनटू में आर इज इक्वल टू में वी का स्क्वायर। बट यहाँ पे ये मेरे को पता है कि ये क्या है, केपलर का थर्ड ला है, तो बट यहाँ पे थर्ड ला तो क्या बना रहा है आपके पास, कोई भी कांस्टेंट टर्म को बना रहा है, तो ये भी कोई कांस्टेंट आ गया, तो सिर्फ आपके पास क्या बच गया, दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन में आर। आपके पास क्या बच गया कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन में आर। अब अर्थ होती है भाई, अर्थ आपके पास क्या होता है, अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स को लगा रही है, क्या लगा रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि रिवॉल्व अराउंड कर रही है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास Fc इज इक्वल टू में mv स्क्वायर बाई आर। बट मास तो अलग अलग हो सकता है, कोई भी अगर प्लैनेट की बात करूंगा तो मास तो अलग अलग हो जाएगा। देन मास कांस्टेंट हो गया आपके पास, मास कर दिया मैंने कांस्टेंट, ठीक है। देन आपके पास फोर्स क्या बन गया, दैट इज v स्क्वायर बाई आर। बट v स्क्वायर की वैल्यू तो आपने क्या निकाली हुई है, 1 बाई आर, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, देन v स्क्वायर की वैल्यू पुट की 1 बाई आर इंटू 1 बाई आर, देन f इज इक्वल टू में 1 अपॉन में r का स्क्वायर। तो यहां से न्यूटन ने निकाला कि हम जो लेते हैं दैट क्या कि f इज इक्वल टू में g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, जो हमने आर स्क्वायर लिया है डिवाइड में, वो आर स्क्वायर किस वजह से आया है, तो इस तरीके से न्यूटन ने गैस किया कि हाउ डिड न्यूटन इनवर्स गैस द इनवर्स स्क्वायर ला। तो इसलिए हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिखते हैं, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे मैं क्यूब भी कर सकता था, 4 भी कर सकता था, नहीं किया। बट क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यूटन ने इसको प्रूव किया है, ठीक है। तो नाउ इन दिस वीडियो वी डन विद द टॉपिक ऑफ द, जैसे हमने बताया भाई द थ्योरी ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेटरी मोशन के जो हमारे पास जो थ्योरेटिकल पार्ट आए, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, केपलर लॉ, केपलर के तीनों लॉ को बताया, एंड द ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन को कैसे किया। अब ग्रेविटेशन के साथ साथ हमने बताया कि हाउ डिड न्यूटन गैस द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ। सो इन दिस वीडियो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट, देन यू कैन कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, आल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।